हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदय के जो फर्स्ट चैप्टर है आयुष्कामी उसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, पहले अपन ने बात की थी कि जो वात पित्त कफ दोष होते हैं उनकी प्रकृतिया के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे अलग अलग दोष के लक्षण क्या है, कि वात प्रकृति का जो लक्षण है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। ओके, तो जो वात प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं उनका जो शरीर है वो रुक्ष होगा। ठीक है, ब्लैक कलर क्रश होगा और स्मॉल होगा, और उनका जो वॉइस है वो धीमी होगी या अलग अलग टाइप की होगी, और रुक रुक कर अप्रिय मतलब अच्छे नहीं लगेंगे, सूखे सूखे बोलने वाले लगेंगे। उनको नींद कम आती है, उनका जो मन है वो इधर उधर भटकेगा, उनके जो केस है बाल है वो कम होंगे, आयु भी कम होगी। और जितने भी काम होते हैं ना, कोई भी जैसे कार्य करने से पहले मतलब फटाफट स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन बातों को शीघ्र ग्रहण करने वाले और शीघ्र भूलने वाले। जो चीज़ें ज़्यादा याद तो कर लेंगे लेकिन वो जल्दी ही भूल जाएंगे। और जो अपन बात करते हैं खाने की, तो खाना तो कम ही खाएंगे वो लोग। सेकंड बात करते हैं पित्तज प्रकृति वाले लक्षण। पित्तज वाले जो होते हैं मनुष्य सुकुमार होते हैं, गोरे कलर वाले होते हैं। ठीक है, गोरे लोग। ठीक है, उसके बाद होता है उष्ण, जो गर्मी है उसको तो सहन ही नहीं कर पाते क्योंकि ऑलरेडी पित्तज प्रकृति है। शरीर पे तिल वगैरह उपस्थित रहते हैं, भूख प्यास ज़्यादा लगती है उनको, समय से पहले शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है, बाल पक जाते हैं जिससे बाल को सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, तीव्र पर क्रम वाले कष्ट को न सहन करने वाले होते हैं, शरीर में दुर्गंध बदबू आती है, कम मैथुन वाले होते हैं, मध्यम बल वाले होते हैं, और ज्ञान भी मध्यम होता है पित्त प्रकृति वाले। याद करना है ना, ठीक है, कोटेशन याद हो अच्छी बात है, वरना ये तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको है ना तुम नोट कर लेना। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर लेना, और टेलीग्राम पर भी चैनल है उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये भी देख लेना। तीसरा बात करें कपज प्रकृति। कपज प्रकृति वाले जो लोग होते हैं भाई, वो होते हैं स्निग्ध। ठीक है, जो ऑयली ऑयली चीज़ें खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह, देखने में बढ़िया लगते हैं, गोरे चिट्टे सुकुमार होते हैं, शरीर के सभी अंग जो होते हैं बढ़िया पुष्ट होते हैं, शारीरिक चेष्टा मंद होती है, दुखी, टेंशन किसी चीज़ की लेते ही नहीं है, आलसी टाइप के है ना। जितने भी आलसी टाइप में दिमाग में आए ना वो सारे इसमें टिका देना है। उनको भूख भी कम लगती है, स्वस्थ रहते हैं, ज्ञान अच्छा होता है, उनको खुश रहता है। ओके, अब बात करते हैं वात पित्त कफ, इनके अलग अलग गुण। तंत्र रुक्ष लघु शीतखर सूक्ष्म सलोच अनिल, ये हो गया वात का गुण। ओके, बात करते हैं हिंदी में इसकी। तो वात रुक्ष होता है, लघु होता है, लघु मतलब हल्का होता है, शीत खर मतलब खुरदरा होता है, सूक्ष्म और चंचल होता है। ओके, दूसरा बात करें पित्त के गुण है ना, पित्त सहसने से तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्तृत श्रम कटु श्रम द्रवम। तो जो पित्त दोष होता है वो थोड़ा स्नेह होता है, फेट वाला होता है, तीक्ष्ण होता है, गर्म होता है, लघु होता है, विचित्र मतलब होता है कच्चे मांस की गंध वाला है ना, सर का मतलब होता है शरीर में फैलने वाला, द्रव का मतलब लिक्विड हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे कप दोष के गुण की। जो कप दोष के गुण हैं स्निग्ध चित्तो गुरु मंद से लक्षणों मसना स्थिर कफ, मतलब ये दो स्निग्ध होता है, शीत होता है, और गुरु होता है मतलब हरी हो गया, मंद होगा, से लक्षण होगा, पत्थर वाली चिकनाहट हो गई, और चिपचिपा वाली, और स्निग्ध गुण वाला हो गया, स्थिर गुण वाला है ना। संसर्ग और सन्निपात की परिभाषा दे रखी है इसने, कि अगर दो दोष एक साथ या तो कम हो जाए या बढ़ जाए तो सत्संग हो गया, और तीनों दोषों को एक साथ कमी हो जाए या बढ़ जाए तो संधिपात हो गया। आगे समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं मल और मूत्र। मल मूत्र की बात अपन ना बात की बात करेंगे, तो सब उससे उसके बाद अपन बात करेंगे धातु और मल की, कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये 7 धातुएं होती है, और जब ये धातुएं दोषों और मलों से दूषित हो जाती है इसको दूष्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये धातु याद कर लेना भाई, कोटेशन याद कर लेना। मूत्र पुरुष वेद आदि को मल कहा जाता है, और इस शरीर को मलिन करते हैं। दो धातु मल के कमी से वृद्धि से का सिद्धांत समझ लेना क्या चीज़ है। दोष धातु और मलों के समान गुणधर्म वाले पदार्थों का सेवन करोगे तो उनकी वृद्धि होगी, और उसके विपरीत गुणों का अगर तुम सेवन करोगे तो उसकी कमी हो जाएगी। षड रस इंपोर्टेंट है भाई, कौन कौन से होते हैं नाम याद कर लेना, मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय। ओके, उसके बाद इन जो रसों में मधुर रस सबसे ज़्यादा प्रबल मतलब ज़्यादा मजबूत होता है, और सबसे कम कषाय होता है, कषाय से ज़्यादा कटु, कटु से ज़्यादा तिक्त, तिक्त से ये जो क्रम बता रखा है एक टाइप का। ठीक है, अब बात करें रसों का दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एग्जाम में आता है ये चीज़। वात पित्त कप अपन ऐसे इंडेक्स बना ली। उसके बाद जो सामक रस कौन कौन से वात के लिए, मधुर अम्ल और लवण। बढ़ाने वाला कौन है, कटु तिक्त कषाय। पित्त को कौन बढ़ाएगा, अम्ल,
लवण और कटु, और कफ को बढ़ाएगा मधुर, अम्ल और लवण। ओके फाइन। उनको घटाएगा कौन? कफ को। कटु तिक्त कसा है, और पित्त को कौन घटाएगा? कसा है, तिक्त और मधुर। ठीक है, ये चीज़ बहुत ईजी है, हो जाएगा आराम से। कि मधुर, अम्ल, लवण वात को तो बढ़ाते हैं, वात को तो सॉरी घटाते हैं, और कफ को बढ़ाते हैं। फाइन। कटु तिक्त कैसा है? वात को बढ़ाएंगे, कफ को घटाएंगे। ऐसे याद कर लेना। अनुरस क्या होता है? खाने के बाद जिस रस का अनुभव होता है ना अपन को, उसको अनुरस कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं द्रव्य की परिभाषा, है ना। थोड़ा स्पीड इसलिए चलना कि यार सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो जितना जल्दी हो सके मेरे को कवर करना पड़ेगा। इसे इतने इससे इजी तो कोई नहीं समझा पाएगा भाई, ठीक है। जो द्रव्य की परिभाषा बता रखी है कि समनम कोपनम स्वस्थितम द्रव्य मिति त्रिधा। त्रिधा का मतलब 3 होता है। ओके। जो लिक्विड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं द्रव्य। दोष सामक, दोष को बढ़ाने वाले, और शोष को जीत करके लिए। बात करते हैं वीर्य। वीर्य क्या चीज़ होता है? द्रव्य जिस शक्ति को से काम करता है ना भाई, उस चीज़ को हम वीर्य कहते हैं। अब वीर्य की भी अलग अलग टाइप है। मेन मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, शीत और उष्ण वीर्य। इतना पता होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डीप मत जाना। विपाक भी 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। कोटेशन याद हो जाए तो ठीक है, वरना ये नाम याद कर लेना। आहार का जो जठराग्नि के द्वारा पाचन होने के बाद नवीन रस उत्पन्न होता है, उसको अपन विपाक कहते हैं, परिभाषा अगर पूछे तो। वही मधुर और अम्ल रस का विपाक जो मधुर होता है, अम्ल रस विपाक अम्ल होता है, कटु तिक्त कसाय का जो होता है कटु होता है। ओके फाइन। अब बात करें गुरुवादी गुण, इंपॉर्टेंट है। गुरु मध्य हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विसिदा विसंति से विपर्याय। मतलब गुणवादी गुण होते हैं 20 टोटल। ओके, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या चीज़ होते हैं। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म और विशद। इसके विपरीत लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, हर, द्रम, कठिन, सर, चर मतलब फैलने वाला, स्थूल और पिच्छल। अगर तुम्हें ऐसा समझ में आता है इंडेक्स को देख लेना भाई, इसके ऑपोजिट वाले। ओके, जैसे गुरु का मतलब भारी हो गया तो हल्का हो गया लघु, विशिदे का मतलब क्लियर हो गया, तो पिच्छल का मतलब जो होता है पिच्छल हो गया, इसका मतलब विपरीत वर्ड। अब कुछ वर्ड दे रखे हैं जिसका मतलब अपन को पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लेखन क्या होता है? इकट्ठे दोषों को छीलना या उसको हटाना उस जगह से। उपलेप क्या होता है? किसी चीज़ पर चढ़ाना। तृष का मतलब होता है प्यास। क्लेदन का मतलब होता है उसको किला करना किसी चीज़ को, जैसे कप करता है ना, अपने जो आहार खाते हैं ना, आमाशय में जाता है तो उसको क्लेद करता है कप। शोषण मतलब सोखना होता है। कटिति कर मतलब कठिन करना होता है। ये का मतलब जो होता है। समन मतलब दोषों को शांत करना। शोधन का मतलब दोषों को बाहर निकालना होता है। व्रण का मतलब पोषण करवाना होता है किसी चीज़ को। रोग से मतलब रुक्ष करना होता है। प्रसादन मतलब स्वस्थता, स्वस्थता भोजन मतलब। और स्थूलीकरण का मतलब होता है मोटापा बढ़ाने वाला। रोग आरोग्य के कारण और लक्षण क्या होता है? काल, अर्थ और क्रम का अगर कम योग होगा या मिति योग या अति योग होगा तो रोग उत्पन्न का कारण होता है। काल, अर्थ और क्रम का अगर समयोग होगा तो आरोग्य का कारण है। किस चीज़ को समझ में आ गई? कि अगर काल है उसका अगर अति योग होगा, जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतु का अपने ऋतु से अधिक होना, काल का अति योग हो गया। मिति योग की बात करें जैसे ठंड है, ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कभी कभी ठंड का बिल्कुल पड़ती ही नहीं है, गर्मी तावड़ा, तो मिथ्या योग हो गया। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में गर्मी का पड़ना या ठंडक पड़ जाती है। काल की हीन योग या अयोग की बात है, जैसे गर्मियों में गर्मी पड़ती ही नहीं है, बारिश होती है, वो चीज़ है ना। अब बात करते हैं अर्थ का हीन योग कैसे होता है। जो अपनी ज्ञानेंद्रिय होती है उसे अपन समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे शब्द का कुछ कोई बोल रहा, कोई सुना ही नहीं दे रहा, तो उसका हीन योग गया इंद्रियों का। अति योग की बात एक एक मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, पूरे पूरे नहीं समझाऊंगा, इतना टाइम नहीं है ना। अर्थ का अति योग की बात करें, जैसे कोई बोला है वर्ड, ठीक है, वो अपन को ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दिया है ऊंची आवाज़ में, तो अपन को क्लियर सुनाई नहीं दिया है, उसका अर्थ का मतलब ज़्यादा सुनने की वजह से उसका अर्थ बदल गया है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है बुक में कि उस शब्द को अत्यधिक जोर से या उच्च शब्दों के साथ सुनना, या शीत या उष्ण वस्तु का त्वचा से अधिक स्पर्श होना। ओके, अर्थ का मिथ्या योग का मतलब ये होता है कि जैसे ठंड है, उसमें ठंड का अनुभव नहीं हो रहा, टच होने के बाद भी गर्मी हो रही है। हम बात करें काम की, है ना। काम यानी कि शरीर, मन और वाणी
से जो काम करते हैं उसको हम काम कहते हैं। शरीर, मन और वाणी से अत्यधिक कार्य किया जाए तो उसको कर्म का अति योग हो गया। इन तीनों से अगर बिल्कुल ही नहीं करोगे तो हीन हो गया। मिथ्या करोगे तो मिथ्या योग हो गया। जैसे मलमूत्र जो वेग उनको रोकना। रोग भेद, रोग अधिष्ठान और मानसिक रोग की बात करते हैं अपन नेक्स्ट, है ना। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट तो मेरे एग्जाम व्यू से पढ़ा रहा हूँ भाई, बाकी मेरे को फालतू की झंझट या बकवास ना लिख रखी है इस बुक में जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वातादि दोषों और दोषों के समता रोग हैं और उनमें समानता आरोग्य है। वात पित्त कफ इनके दोष अगर सही है ना तो आरोग्य है, और अगर एक दूसरा भी ऊपर नीचे हो गया तो उसमें अगर इम्बैलेंस हो गया तो जिस कारण से रोग उत्पन्न होगा। निज आगंतुक रोग दो प्रकार का होता है। वात पित्त कफ भेद से निज 3 प्रकार के होते हैं। आश्रय भेद से भी रोग 2 प्रकार, शारीरिक और मन, मानसिक से रजोतम। क्वेश्चन आता है मानसिक रोगों से कितने टाइप होते हैं? 2 रजोतम। रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाई वो, ठीक है। और तुम्हारे मल्टीपल चॉइस में भी आएगा टाइप्स कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी रोग पेशेंट को देखेंगे तो क्या देखेंगे उसमें, सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर उसको पल्स वगैरह चेक करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, फिर उसको पूछेंगे भाई क्या हो रहा तेरा। तो 3 क्वेश्चन हो गए, देखना हो गया, स्पर्श करना हो गया और पूछना हो गया। अब बात करें रोग का परीक्षण कैसे करने के लिए 5 उपाय बता रखे हैं, ठीक है। किसी कोई रोग है जैसे डायबिटीज़ मान लो, मधुमेह, राजक्षमा एग्जाम्पल देते, उसका निदान पता होना चाहिए, पूर्व उसके क्या सिम्टम्स, उसके बाद लक्षण, उसके बाद अगर ये लक्षण देखे उपचार क्या है और उसकी संप्राप्ति, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फाइन। इसके बाद अपन बात करेंगे देश भेद से। देश भेद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आयुर्वेद के छात्रों में देश 2 प्रकार के बता रखे हैं, एक तो भूमि वाले देश, एक शारीरिक बॉडी वाले देश। जो भूमि वाले होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, जंगल देश, अनुप देश और साधारण देश। जो जंगल वाला है ना भाई, जिसमें बात ज़्यादा होती है, अनुप मतलब कब पानी ज़्यादा है, साधारण में समदोष होता है। काल के भेद की बात करते हैं अपन तो 2 प्रकार के होते हैं, शरणादि काल और युगावस्था काल। जो शरणादि काल होते हैं मॉर्निंग में, शाम को, दिन रात, ऋतु आदि। और जो रोग अवस्था काल जो होता है ना वो रोग के अकॉर्डिंग आता है, जैसे आम अवस्था, पक अवस्था, रोगी की नवीन अवस्था या पुरानी, इस टाइप का। उसके बाद अपन बात करते हैं औषधि या चिकित्सा के भेद की, कि चिकित्सा के क्या भेद है। 2 टाइप के होते हैं, एक तो शोधन चिकित्सा होती है, एक समझ चिकित्सा होती है। ओके भाई, लिख लेना, नोट कर लेना। ये जो मैं क्या थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, अगर लगे तो यार बता देना, है ना, कमेंट कर लेना। दोषों के शरीर से बाहर निकलना शोधन क्रम है। अगर कोई दोष अपन बॉडी में कोई बढ़ गया उसको कम करना तो समन हो गया। उल्टी करवाओगे, वम सुना है ना, कब दोष का शोधन किया जाता है, विरेचन द्वारा पित्त शोधन, पित्त का किया जाता है, ये रट लेना भाई। बस्तिक द्वारा कब का, ये पॉइंट यहाँ से उठा जाते हैं तुम्हारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर जगह काम आएगा जो लिख रखा है, तो इसलिए उनको अच्छे से देखो। रक्त मोशन का प्रयोग रक्त शोधन का शोधन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो ब्लड वाला होता है। नस्य का प्रयोग होता है, सिरो रोग जो है उनमें उनका शोधन करने के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद बात करेंगे अपन शारीरिक दोषों की चिकित्सा की, सीधा ही आएंगे अंदर, फालतू की झंझट नहीं पड़ते हुए। कि जो शारीरिक दोष कौन खोजे, वात पित्त कफ की जो चिकित्सा होती है वो संशोधन चिकित्सा होती है, जैसे बस्ती, विरेचन और वमन। शारीरिक दोषों की संशोधन चिकित्सा या उत्तम चिकित्सा या सर्वोत्तम चिकित्सा कही गई है। जो संशोधन चिकित्सा है वही बेस्ट है। शारीरिक दोषों जैसे वात, पित्त और कफ, इसके संसम जो चिकित्सा होती है, तेल वात के लिए, पित्त के लिए घी और कफ के लिए मधु। शहद गर्म होती है, रोपण का कार्य, अगर पूछ ले शहद क्या भाई, शहद क्यों नहीं यूज़ करते, मधु शहद तो गर्म होती है और रोपण का कार्य करती है। फाइन, काम याद करना है ना। दोषों के शरीर से बाहर निकलना शोधन क्रम, ये हो गया भाई। उसके बाद बात करते हैं मानसिक दोष है रजोत्तम, उसकी जो सर्वोत्तम जो चिकित्सा है, ठीक है, वो है बुद्धि, धी, धैर्य और आत्मबोध। 3 वर्ड याद रखना, धी, धैर्य और आत्मबोध। चिकित्सा का सतुत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पढ़ लेना, रट लेना जो बता रहा हूँ। बार बार इस चीज़ को मैं वापस वीडियो नहीं बढ़ाऊंगा या नहीं बताऊंगा भाई किसी को, फिर तुम पर्सनल कॉल या मैसेज डालोगे तो इस चीज़ का एक एक चीज़ का मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से अभी तो तुम नोट साइड में नोट्स बना लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या उसकी PDF चाहिए तो मेरे को मैसेज कर लेना। तो आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि चिकित्सा का चतुष्पाद है ना, कि 4 पाद होते हैं। वैद्य होता है, औषधि होती है, परिचालक होता है जिसको अपन
नर्स कहते हैं, रोगी होता है, पेशेंट तो होता ही है। सबके अलग अलग लक्षण है, ठीक है, पढ़ लेना भाई, मैं बता रहा हूँ 16 लक्षण होते टोटल। सबसे पहले डॉक्टर लक्षण होने चाहिए, मतलब दक्ष होना चाहिए, ठीक है। तीसरा शास्त्रार्थ, मतलब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। दृष्टिकर्मा, आंखें अच्छी होनी चाहिए देखने के किसी चीज़ को। शुचि यानी खुद हाइजीन होना चाहिए। अब जो औषधि होते हैं बहुकल्पम बहुगुण संपन्न होनी चाहिए, किसी बीमारी को ठीक करने वाली योग्यता उसमें होनी चाहिए। उपस्थता, मतलब डॉक्टर के साथ जो नर्स काम कर रही है। अनुरक्त, इफेक्ट पेशेंट। सूची, मतलब वो भी हाइजीन होनी चाहिए, काम आना चाहिए, थोड़ी लक्षण होने चाहिए, उसमें भी बुद्धिमान होनी चाहिए। पेशेंट होता है वाड्य, बड़ी याद कर लेना, आड्य डायरेक्ट ऐसे याद लिखना है। ज्ञापक लिखना ही है। सत्यवान होना चाहिए। बेशक अवश्य, मतलब जो डॉक्टर बोलते उसकी बात को मानने वाला होना चाहिए। ओके, आरडी का मतलब वेटरिटी होता है। उसके बाद वैद्य के गुण मैंने बता ही दिए। दक्ष यानी कि चिकित्सा कार्य में निपुण होना चाहिए। तीर्थशास्त्रार्थ, मतलब आयुर्वेद के शास्त्रों में गुरु को परिवर्ती पढ़े कर रखा हो। दृष्टकर्मा यानी जिनके चिकित्सा कर्म को अनेक बार अपने गुरु के सामने किया हो। सूची का मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से वो पवित्र हो। औषधि के गुण बताई दिए। बहुकल्पम, लेकिन जो ऐसी औषधि जिसकी बहुत सारी कल्पना बना जा सकती है, स्वरस है, कल्प है, क्वाथ है, अवलय हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना। वो गुण, इनमें बहुत सारे गुण होने चाहिए वैदिक ना, जो रोग को नाश कर सके। संपन्न की बात करें, रस गुण विधि विपाक से संपन्न होना चाहिए। योगी की बात करें, देश काल रोग आदि के अनुसार प्रयोग की जानी चाहिए। अब बात करें परिचालक की। उपस्थता, परिचालक के 4 गुण होते हैं। अनुरक्त, रोगी के प्रति स्नेह रखने वाला। सूची, मतलब शरीर और मन से पवित्र होने चाहिए। दक्ष, अपने कार्य से निपुण और कौशल। बुद्धिमान यानी कि चिकित्सक और रोगी की बात समझने में हो। आरडी का मतलब पैसे होना चाहिए। विषय नहीं मानने वाला हो। ज्ञापक, अपने रोग के लक्षणों को अच्छे से बता। ज्ञापक का मतलब जो अपने जो बीमारी हो रही है ना भाई किसी चीज़ की, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते, स्किन डिजीज है या कुछ भी ऐसे मान लो जो चीज़ें नहीं बता पाते, खुल के तो बताना चाहिए, ताकि तभी तो उस चीज़ का इलाज होगा। उसके बाद अपन बात करें साध्यता और असाध्यता। साध्यता के पुनः 2 टाइप के होते हैं। एक जो इजीली ठीक हो जाता है, सुख साध्य। एक थोड़ा मुश्किल से ठीक होता है, कृत साध्य, जो ठीक ही नहीं होता है, असाध्य। अनुक्रम और यापी रोग। सुख साध्य के मतलब रोगी का शरीर सभी प्रकार के औषधियों को सहन करने में समर्थ होता है। रोगी जो होता है युवा और पुरुष जाति का हो। रोग जो होता है मर्म स्थान पर न होना चाहिए। रोग थोड़े कारणों से उत्पन्न होने चाहिए, थोड़े से पूर्व रूप और लक्षण वाले होने चाहिए। ओके, कृत शादी की वजह से रोगी जो कठिन से ठीक होते हैं। सुख शादी के लक्षणों को उसमें मिश्रित पाए जाते हैं। शस्त्र क्रम से भी, ऑपरेशन या अग्निक्रम से भी ठीक हो जाते हैं, जो ठीक ही नहीं होते हैं। असाध्य याप्य रोग, यानी क्वेश्चन आता है भाई याप्य रोग क्या होता है। जो रोग असाध्य रोग के लक्षणों के विपरीत होते हैं। आयुष शेष रहने पर हितकर आहार विहार औषधि का प्रयोग करते हैं। कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, किंतु हमेशा के लिए ठीक नहीं रहते। ओके, अब त्याज्य रोगी क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। जिसे राजा आदि महाजन द्वेष करते हो, जो राजा और वैद्यों का शत्रु हो, जिसके पास चिकित्सा उपयोगी साधन नहीं होते, जो अस्थिर चित्त वाला हो, जिसका मन कंट्रोल में नहीं हो, जो वैद्य की आज्ञा के अनुसार नहीं मानते बात, जिनकी आयु बहुत कम हो, जो अत्यंत गुस्से वाला हो, उसका आत्मबल कम हो, दूसरों को उपकार को न जो उपकार करते वो नहीं मानता हूँ, जो वैद्य न होते हुए भी अपने आप को वैद्य मानता हूँ, ऐसे रोगियों का उपचार बुद्धिमान वैद्य को नहीं कराना चाहिए। फाइन भाई, आज अपना ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे बता दिए। अब इसमें इतना कुछ बचा नहीं और कुछ है ना। और तुम्हें फिर भी अगर कोई चीज़ या कोई पेज तुम बुक्स में अगर एक बार बुक्स में भी पढ़ना, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो भाई मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर लेना भाई, या फिर ऐसा करना मेरे जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा इसका व्हाट्सअप ग्रुप, तो उसमें मेरे को मैसेज कर लेना भाई। और बाकी तुम लोगों का प्यार पिछली वीडियो पर भी काफ़ी अच्छा मिला, तो मैं आई होप कि इस वीडियो पर भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है। और बाकी थैंक यू भाई सबको।